हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है सो आपका 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट निर्भया फंड। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो है सो पोस्को एक्ट जो है सो पोक्सो है, ये पोक्सो एक्ट जो है सो 2012, ठीक है, जिसको अमेंडमेंट किया गया था 2018 में। ठीक है, और इसमें और टफ पनिशमेंट जोड़ा गया है, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके। और साथ में जो है सो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, तो अब निर्भया फंड से जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप किया गया है। तो सरकार ने क्या किया है कि 2 साल जो है सो इसका ये अवधि 2 ईयर्स जो है सो इसकी अवधि को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो और ये जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सो सेटअप को कौन करता है, या तो स्टेट करेगा या फिर यूनियन टेरिटरी करेगा। ठीक है, इसमें जो है सो आपका एक जज होगा, ठीक है, और 6 या 7 जो है सो मेंबर रहेंगे। ठीक है, और यह जो है सो जो भी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड केसेस है उसको जो है सो स्पीडी मैनर में जो है सो रिजॉल्व करेगा, ताकि जो है सो जो विक्टिम है उसको जो है सो जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो ये जो है सो पूरा जो है सो आपका फास्ट ट्रैक से रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रहा है कि निर्भया फंड, तो ये जो है सो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट किया जाता है ना, वो किससे सेट किया जा रहा है, जो वोमेन और जो है सो चाइल्ड के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट किया जा रहा है वो निर्भया फंड से सेट किया जा रहा है। ठीक है, और निर्भया फंड जो है सो अब इसमें है कि यह एक नॉन लैप्सेबल फंड है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। इट स्पेंड्स टू सेट अप द फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि जो है सो यह निर्भया फंड जो है सो निर्भया कांड के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जो है सो एक फंड एस्टेब्लिश किया, जो नॉन लैप्सेबल फंड है, उसको निर्भया फंड कहा जाता है। ठीक है, उस फंड से महिलाओं के जो है सो वेलफेयर का काम होता है, और उसी में जो है सो उस फंड से जो है सो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट किया जाता है। ठीक है, तो अब यही है कि 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो निर्भया फंड जो है सो एक नॉन लैप्सेबल फंड है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि अब निर्भया फंड जो है सो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसमें 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, इट्स स्पेंड सेट ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट, और यह जो निर्भया फंड का पैसा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है सो सेटअप करने में चला जाता है या जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन सी जो है सो इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। पहला करंट अफेयर्स से जो न्यूज़ था वो न्यूज़, और साथ में उसका जो है सो जो आपका कोर वैल्यू है जो न्यूज़ का, वो हम आपको यहाँ बता दिए। दूसरा है कि ड्राफ्ट रूल्स रोड एक्सीडेंट रिप्लेस व्हिच स्कीम। तो अब आपको पता है कि नितिन गडकरी जी आए तो उन्होंने जो है सो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है सो आपका गुड स्मार्टियन बिल लेके आए थे, कि जो है सो फर्स्ट आवर में जो है सो कोई भी आदमी जो एक्सीडेंट को देख रहा है वह जो है सो बिना सोचे समझे और जो है सो बिना किसी पैसे की लालच में सीधे जो है सो उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाएगा, और उससे पुलिस कोई जो है सो हार्म तरीके से पूछताछ नहीं करेगी। यह जो है सो रिसेंटली जो है सो गुड स्मार्टियन बिल था, उसका ये प्रोविजन था। दूसरा है कि जैसे ड्राफ्ट रूल्स ऑफ द रोड एक्सीडेंट रिप्लेस करता है किस स्कीम को, तो बोलता है कि सोलाटियम एक्ट 1989, मोटर व्हीकल फंड और रोड एक्ट। तो यहाँ जो है सो आपका ये जो है सो ड्राफ्ट रूल्स रोड एक्सीडेंट रिप्लेस करता है सोलाटियम एक्ट 1989 को। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अब जो है सो मान लीजिए कि हिट एंड रन वाला केस में इसमें फाइन बढ़ा दिया गया है कि जो एक्सीडेंट में मान लीजिए जो बच जाता है उसको 2.5 लाख रुपया 25,000 रुपया तक दिया जाएगा, और जो है सो मान लीजिए जो मर जाता है उसको 2.5 लाख रुपया तक दिया जाएगा, और पेनाल्टी वगैरह का प्रावधान किया गया है। अभी इसको कैबिनेट ने जो है सो अंडर ड्राफ्ट रखा है, पार्लियामेंट में अभी इसको पुटअप किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ था कि रोड एक्सीडेंट जो अभी रिप्लेस करेगा कौन से एक्ट को, तो सोलाटियम एक्ट 1989, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की अगर आप बात करोगे तो होता क्या था कि जो ट्राइबल पीपुल थे, ट्राइबल पीपुल के ऊपर क्या किया जाता था कि जब अंग्रेज जो है सो एट्रोसिटीज करते थे, ठीक है, तो एट्रोसिटीज करते थे तो क्या होता था कि ये लोग जो है सो उनका विरोध करते थे। ठीक है, अटैक करते थे, ये लोग रिटेलिएट करते थे। तो अब ये अच्छा दूसरा चीज़ है कि ये रेगुलर जो है सो ऑफेंडर थे। ऑफेंडर का मतलब क्या हुआ कि ये लोग रॉबरी करते थे, डकैती डालते थे। ठीक है,
ये लोग डकैत टाइप के थे। तो आपका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ट्राइब को आइडेंटिफाई किया और उसको जो है सो आपका परमानेंटली सो डीनोटिफाइड ट्राइब कर दिया और उनको जो है सो क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया, ठीक है। तो उनके ऊपर जब भी कोई मूवमेंट होता था तो तुरंत उनके ऊपर चार्ज लग जाते थे, ठीक है। तो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अभी क्या किया है कि जो है सो अभी जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इनको जो है सो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देने जा रही है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट देने जा रही है डीनोटिफाइड ट्राइब्स को। साथ में जो है सो जो आपके घूमने वाले ट्राइब्स है, डिफरेंट जो ट्राइब्स है, उनको जो है सो इसके पहले भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया, रिसेंटली फिर से दिया जा रहा है, तो वही न्यूज में है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। इट इज अ डीनोटिफाइड ट्राइब्स, बिल्कुल सही है। इट वॉज नोटिफाइड अंडर अ क्रिमिनल एक्ट, सही है। इट हैड 2 रूल्स 1871 एंड 1949, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट टू प्रोवाइड द कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन जो है सो आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ड्रिप 2 प्रोजेक्ट। तो आप देखिए आपका जो है सो ड्रिप 2 क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि ये ड्रिप प्रोजेक्ट क्या है। तो ड्रिप प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो है ड्रिप प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जो है सो डैम है ना, जो अपने इंडिया में डैम है, तो डैम को जो है सो सही करना है, ठीक है, रिहैब करना है, डैम को जो है सो सुधारना है, मेंटेन करना है, वही ड्रिप प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो है सो आपका वर्ल्ड बैंक प्लस जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिल के काम करते हैं ताकि जो है सो डैम को जो है सो सही सलामत रखा जा सके, ठीक है। तो जो है सो आपका अभी ड्रिप 1 खत्म हो गया है, तो अब फिर से वर्ल्ड बैंक ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें जो है सो फिर से ड्रिप 2 उसका नाम दिया गया है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो है सो डैम का जो है सो डैम का मेंटेनेंस किया जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि रेगुलर जो है सो विजिट किया जाएगा डैम को। तीसरा चीज़ ये है कि जो है सो आपका अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है सो सेटअप किया जाएगा। अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम हो गया। उसके बाद में जो है सो पीपुल सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि जो है सो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना, वहाँ पे जो है सो उसके पानी के अंदर जो है सो अभी आपके एमपी में जो है सो आपका याद है कि ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है सो डैम रिहेबिलिटेशन में काम होना है। और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए जो पुराने डैम है, अगर मान लीजिए उसका टाइम पे मेंटेनेंस नहीं होता है तो वह तुरंत टूट जाएगा। जब टूटेगा तो बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक जो है हमेशा इन सब फील्ड में काम करते रहता है, तो उसने जो है सो भारत सरकार को लोन दिया है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है कि जहाँ जहाँ भी डैम है उसको सही से जो है सो सुरक्षा दिया जा सके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो है सो डैम में कौन सा पोजीशन है भारत का, आप लोग जरा कमेंट करके इस चीज़ को बताइएगा। नेक्स्ट आपका इसमें जरा इसका अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो बोलता है कि जो है सो ड्रिप प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो डैम से रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर है। तो आपको इस चीज़ में याद रखना है कि यह जो है आपका क्या है, तो यह डैम से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि समग्र शिक्षा अभियान कंज्यूम विच स्कीम। तो समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया, तो समग्र शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया यह आपका जो है सो समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है सो यह आपके 2018 में शुरू किया गया, ठीक है। तो इसमें 3-4 कंपोनेंट है कि बच्चों जो पढ़ रहे थे बच्चे वो उस टाइप से नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए जो है सो अब इसको जो वेरियस स्कीम थे उनको क्या किया, संजूम करके एक स्कीम बनाया गया। तो आपका जो है सो सर्व शिक्षा अभियान, पहला तो है कि सर्व शिक्षा अभियान SSA, उसके बाद में राष्ट्रीय माध्यम के जो है सो शिक्षा अभियान, और उसके बाद में टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिला करके आपका एक स्कीम बनाया गया। वह क्या है, वह है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो इसमें जो है सो आपका इसके बाद में जो है सो अब ये हमारा जो है सो इसका मेन एम क्या है कि बच्चे को जो है सो प्रॉपर लर्निंग दिया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि समग्र शिक्षा अभियान में जो है सो जो बच्चे हैं ना, चाइल्ड जो है सो चाहे स्कूल गोइंग है मतलब कि जो स्कूल भी जा रहे हैं, और जो है सो नॉट स्कूल गोइंग है
मतलब जो बाहर हैं स्कूल के उनको भी इसमें कैटर किया जाएगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब कि प्राइवेट स्कूल प्लस जो है सो पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो यह जो है सो आपका सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्कीम को जो है सो समग्र शिक्षा अभियान अपने में समा लिया। तो आपका जो है सो सर्व शिक्षा अभियान स्कीम पहला, दूसरा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा टीचर एजुकेशन और चौथा स्कूल प्राइवेटाइजेशन। तो स्कूल प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा और टर्म नहीं लग रहा अपने आपको, तो स्कूल प्राइवेटाइजेशन को छोड़ दिया जाए तो आपका जो है सो 1, 2 एंड 3 ये 3 ऑप्शन जो है सो आपके बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एक दिन और हम आप लोगों से साथ डिस्कस किए थे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बहुत पहले जो है सो मेरे ख्याल से 2016-17 में जो है सो इकोनॉमिक सर्वे ने इकोनॉमिक जो है सो सर्वे, जब उस टाइम पे सुब्रमण्यम जी जो है सो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर थे तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात किया था। इनसे पहले इनके पहले जो है सो आपको पता है कि बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड जो है सो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड आपका 1991 में और जो है सो 96 या 7 में जो है सो कंपनी बनी थी, वो कंपनी थी एम नरसिंघम की। ठीक है, एम नरसिंघम। ये दोनों कमेटी में दोनों बार जो है सो एम नरसिंघम जी बोले थे कि आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक बनाइए। तो ये क्या चीज़ है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है सो आपके सुब्रमण्यम जी बोले थे एक पारा बैंक या बैड बैंक। यह क्या करेगा कि बैंक का जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको ले लेगा, उसको ले करके और क्या करेगा कि यह जो है सो बैंक से एग्रीमेंट करेगा कि 20% या 30% हम अभी आपको दे रहे हैं, बाकी जब हम वसूल लेंगे तो आपको देंगे। ठीक है, तो कुछ एग्रीमेंट, इंटरनल एग्रीमेंट होगा और यह जो है सो उनसे सारा लोन ले लेगा। जो एनपीए है, जो मतलब जिसका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक नहीं ले पा रही है, वह सारा का सारा पैसा जो है सो किसको दे दी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसके आधार पर बॉन्ड जारी किया, मार्केट से पैसा उठाया या शेयर जारी किया, मार्केट से पैसा उठाया, उस पैसा से जो है सो बैंक को कुछ पैसा चुका दिया और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है सो अब पैसा वसूलना चालू करेगा। मतलब कि अब पैसा वसूलना चालू करेगा किससे, जो है सो लेंडर हैं, जो पहले उधार लिए हैं, उनसे वह पैसा वसूलना चालू करेगा। तो इसी से रिलेटेड यह न्यूज था। तो अब ये जो है सो आपके अभी रिसेंटली जो है सो आपके बजट जो है सो आपका बजट जो है सो 2021-22 के बजट में इसका प्रोविजन किया गया है। अब पार्लियामेंटेरियंस जो कमेटी है वह क्या अभी रिसेंटली ऑब्जर्वेशन जो आया है वह यह ऑब्जर्वेशन आया है कि जो पार्लियामेंट कमेटी ने क्या बोला है कि जो बैंक है ना, बैंक क्या कर रहे हैं कि जो एनपीए है या जो है सो वसूलने वाला भी है उसको अपने जो है सो बुक से मतलब कि अकाउंट से हटा करके और एसेट कंपनी के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या है कि बैंक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी और बैंक अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट ये सही प्रैक्टिस नहीं है, इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, कुछ नहीं होती है। एनपीए लोन को बैंक से ले लेती है और यह जो है सो किसको देती है, यह जो है सो बैंक को कुछ पैसा दे देती है जिस बैंक से खरीदती है और उसके बाद में बैंक के बैलेंस शीट से जब ये पैसा हट जाता है तो बैंक को जो है सो आपका कारपोरेट टैक्स देना पड़ता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो भी लोड कम हो जाता है। दूसरा चीज ये फायदा है कि बैंक जो है सो बैंक को लोन वसूलने का झंझट खत्म हो जाता है, तो बैंक अपने नेशनल जो जनरल जो वर्किंग है उसमें लोन देने में उसमें अपना टाइम गंवाएगी और वसूलने का झंझट खत्म हो गया। अब जो है सो अब ये जो है सो कहाँ रजिस्टर होगा, किसके अंडर में काम करेगा, तो यह जो है सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो आरबीआई के अंदर में काम करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर किस एक्ट के तहत इसको रजिस्टर कराया जाएगा, तो यह जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो है सो आपको सरफासी एक्ट 2002 के तहत जो है सो इसको रजिस्टर कराया जाएगा। उसके बाद में जो है सो यह कैसी होगी कंपनी होगी, तो यह जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी को जो है सो पैसा लेन देन का डायरेक्ट पब्लिक से काम नहीं करती है, वो बड़े बड़े कारपोरेट के साथ में या बड़े बड़े बैंक के साथ में, इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करती है, उसको जो है सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं। तो यही चीज है
तो इट वाज रिकमेंडेड बाय द एम नरसिंघन कमेटी इन 1991, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इट इज रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई सरफासी एक्ट 2002। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी आपको हम बताए कि जैसो यह जो है सो सरफासी एक्ट 2002 के अंदर में इसको रजिस्टर किया जाएगा। आरबीआई रेगुलेट एज एआरसी एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बिल्कुल सही है। इट ऑब्जर्व द ऑल लोन्स ऑफ द बैंक फॉर द रिकवरी। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर जो है सो आपका 4 है। जो है सो यूपीएससी या स्टेट पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा आपको, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा। आपको आते हुए भी आप यहाँ गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? क्योंकि देखिए ये तो आपका एनपीए की बात कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा है, जो 90 दिन के बाद में 90 दिन तक अगर जो है सो 90 डेज तक अगर जो है सो ना जो है सो आपका इंटरेस्ट आया और ना ही जो है सो आपका जो है सो प्रीमियम आया, तो इसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। और 1 साल और रह जाएगा तो ये बैड लोन हो जाएगा, मतलब ये पैसा वसूला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है सो बैंक अपने जो है सो खाता से यह पैसा निकाल देती है ताकि जो है सो उसको कॉर्पोरेट जो है सो टैक्स देना पड़ता है वो कम देना पड़े। तो अब यहाँ पे है कि इट एब्जॉर्ब ऑल लोन्स, तो ये जो है सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑल लोन तो नहीं लेगी। यहाँ तो बात हो रहा है कि जो है सो पारा बैंक, बैड बैंक, जो बैड लोन है वही लेगी, इसलिए 4 ऑप्शन को खत्म कर दीजिए। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन बचता है। 1, 2 एंड 3 जो है सो तीनों क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। पार्डोनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड सीआरपीसी 433A। अभी आप लोग जरा बताइएगा कमेंट करके कि रिसेंटली जो है सो हरियाणा जो है सो स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में उससे रिलेटेड एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि जो है सो 433 जो का कहता है, 433 कहता है कि आपका जो है कोई भी मान लीजिए किसी आदमी को लाइफ जो है सो आपका डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया गया या उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया, तो उसको कम से कम 14 साल तक जेल में रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाँ ठीक है ऐसा है, लेकिन गवर्नर के पास पावर है कि 14 साल से पहले भी उसको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 161 में गवर्नर के पार्डनिंग पावर से रिलेटेड जो है सो इसमें जो है सो मेंशन किया गया है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्टेट लिस्ट में आएगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ जो है सो रिसेंट न्यूज में है, तो इससे हो सकता है क्वेश्चन बने। तो गवर्नर कैन पार्डन हु कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ द प्रिजन, गवर्नर पार्डन पावर मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 161 एंड गवर्नर पार्डन डेथ सेंटेंस एंड गवर्नर पार्डन इन कोर्ट मार्शल। अब देखिए गवर्नर जो है आपका, गवर्नर के पास में जो है सो पार्डनिंग पावर जो है सो आपका डेथ के केस में नहीं है। अगर मान लीजिए डेथ पेनाल्टी हो गई है तो डेथ पेनाल्टी में जो है सो चाहे वो लोअर कोर्ट दिया हो, हाई कोर्ट दिया हो या सुप्रीम कोर्ट दिया हो, वो प्रेसिडेंट के पास में ही ये पावर है। ये गवर्नर के पास पावर नहीं है कि डेथ पेनाल्टी को माफ कर दे। दूसरा चीज ये है कि गवर्नर के पास में जो है सो कोर्ट मार्शल के केस में कोई अधिकार नहीं है पार्डनिंग का। क्यों? क्योंकि कोर्ट मार्शल जो है सो आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है। कौन से लिस्ट में आता है? सेंट्रल लिस्ट में आता है। और आपको पता है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है और जो है सो गवर्नर को जो है सो एड एंड एडवाइस कौन देता है? तो आपका स्टेट जो है सो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है। तो अब ये सेंट्रल के केस में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस तो गवर्नर को दे नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे यह नहीं होगा, आपका ये प्रेसिडेंट ही होगा। तो कोर्ट मार्शल और जो है सो डेथ सेंटेंस में पार्डन का पावर जो है सो प्रेसिडेंट के पास में। तो 3 और 4 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, हो जाएगा। और 2 और 1 2 बच रहा है, तो गवर्नर का पार्डन ये सही है और जो है सो ये सही है। तो आपका जो है सो ऑप्शन डी इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एमपी लेट्स, ठीक है। तो एमपी लेट्स जो है सो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है सो एक स्कीम है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है सो डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा करने पे एमपी लेट्स पैसा मिलता है। ये 5 करोड़ रुपया मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया है कि जो है सो अभी आपको पता है कोविड-19 जब आया तो 2020 में 2 साल के लिए जो फ्रीज कर दिया गया इस पैसा को, क्योंकि पैसे की हमारे पास क्या थी? कमी थी, ठीक है। तो जब फ्रीज कर दिया गया 2 साल के लिए तो क्या हुआ है यहाँ पे कि अब जो है सो आपका फाइनेंशियल कमेटी जो पार्लियामेंट का, उनका यह कहना है कि इसका पैसा अभी तक खर्चा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यह जो है इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर्मुलेटेड 1993 में, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज ए नॉन लैप्सेबल फंड पर बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, ये भी सही है। इट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। देखिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता था, अब जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में MOPSI में चला गया है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद में है इट इज सस्पेंडेड 2 years ड्यू टू कोविड-19। तो 3 को छोड़ दीजिए तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि व्हाट आर द टारगेट ऑफ द पाल्म ऑयल प्रोडक्शन बिटवीन द 2025 से 26। तो अभी हम लोग जो है सो पाल्म ऑयल का जो है सो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं? तो हम लोग जो है सो इंडोनेशिया से करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं, और फिर जो है सो मलेशिया से करते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया से करते हैं। और यहाँ पे पाल्म ऑयल ये लोग जो खेती करते हैं इससे क्या करते हैं कि जो आपका जो है सो फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके जो है सो पाल्म ऑयल की खेती होती है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। काहे का लॉस हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो क्या होगा? आपका जो है सो GHG का इमिशन बढ़ेगा। जब GHG का इमिशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज होगा, और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा? हीटिंग होगी। हीटिंग होगी तो आपका जो है सो आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा, मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग होगी तो क्या होगा? मेल्टिंग होगी तो जो है सो आपका आइस पिघलेगा, और जो है सो आपका ये 0 डिग्री के आसपास के जितने भी कंट्री है ये डूब जाएंगे। और यहीं पे जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया है। तो सोचिए कि अपने ही पैर में ये लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्योंकि ये पेड़ काट के पाल्म नारियल के पौधे लगा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमको वहाँ से तेल निकालेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और एक दिन आएगा कि इसी पानी में लोग डूब के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बाहर से दोनों साइड से बर्फ पिघलेगा, पहाड़ों के बर्फ पिघलेगा। क्योंकि अब आप पेड़ काट दोगे तो जाहिर सी बात है CO2 का इमिशन बढ़ेगा। इमिशन बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगी। हीटिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा तो नीचे आएगा पानी। नीचे आएगा तो 0 डिग्री के आसपास पानी का लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो यही देश डूब जाएंगे। तो अपने ही पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये जो 3 लाख से 11 लाख टन तक का जो है सो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है 2025 से 26 तक कि हम अपने यहाँ ही इतना प्रोडक्शन कर लेंगे ताकि जो है सो हम इतना जो है सो अपना टारगेट को पूरा कर सकें। उसके बाद में विच इंस्टीट्यूशन इशू द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कुछ नहीं है। अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि लोग बड़े ही आशंकित रहते हैं कि मान लीजिए कल के दिन हमारे पास में पैसा आज है तो लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो है सो छोटे छोटे सोने के सिक्के, सोने के जो है सो सिले, और जैसे जितने करप्शन के पैसा 2 नंबर का पैसा रहता है उससे ये सब काम खूब होता था। ठीक है, तो गोल्ड हमारे यहाँ तो उतना है नहीं, तो हम लोग क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट जो है रुपये में तो होता नहीं है, तो डॉलर में होता है। डॉलर हमारे पास है नहीं, तो हमारा जो है सो रिजर्व जो है सो चला जाता था दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है सो FCR वो दूसरे देश में चला जाता था। तो सरकार ने क्या किया? बोला कि अच्छा ठीक है, आप गोल्ड आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो हम एक काम करते हैं, जो आप ये फिजिकल गोल्ड है इसके जगह पे हम एक पेपर गोल्ड ले देते हैं। आपका कीमत वही रहेगा। आप 5 साल के लीजिए, 5 साल के लिए लीजिए, या 10 साल 8 साल के लिए, जितने साल के लिए लीजिए, और जब आप बेचना चाहेंगे तो 8 साल के बाद में तो जो आपका फिजिकल गोल्ड का जो कॉस्ट चल रहा है उस टाइम पे उतना पैसा हम आपको रिटर्न कर देंगे, साथ में ब्याज भी देंगे। ये जो है सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी। उसके बाद क्या हुआ? तो अब क्या हुआ कि लोगों ने जो है जाहिर सी बात है वही खरीदेंगे, पेपर का टुकड़ा ही खरीदेंगे, तो हमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बचा रहेगा, तो उसको कहीं और खर्चा कर सकते हैं, और इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो विच इंस्टीट्यूशन इशू द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो जाहिर सी बात है यह जो है सो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही जो है सो इशू करती है। तो इसका ऑप्शन जो है सो ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी क्यों न्यूज में है? अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बोला, RBI ने बोला है कि जिसका 5 साल हो गया है वह जो है सो इसको जो है सो अब शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में यह पैसा या बॉन्ड को लगा सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है, इसलिए न्यूज में था। वेयर इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो जैसे इंडिया है, बोलिविया है, USA और ब्राजील है। तो यह जो है सो आपके लद्दाख सेक्टर में एक बनाया जा रहा है रोड जो है सो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पे है, सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंचा है। और इसके पहले बोलिविया का जो था मोटरेबल रोड था। अब इंडिया का जो हो गया है वह जो है सो ईस्टर्न लद्दाख से साइड और वेस्टर्न लद्दाख को जोड़ने के लिए जो रोड है वहाँ पे यह जो है रोड बनाया गया और हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। इसमें कुछ फैक्ट भी है कि यह जो है सो उमलिंगा पास पे यह बनाया गया है। कौन बनाया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। कनेक्ट करेगा जो है सो चुमार सेक्टर को ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्रीज करेगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। एबव द सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंचा है, 19,300 फीट है। सियाचिन ग्लेशियर की हाइट 17,007 था, बोलिविया वाला 18,953 था। तो ये कुछ स्मार्ट फैक्ट था, ज़्यादा इसमें ज़्यादा जाने के अंदर जरूरत नहीं है। बोलता है कि जो है सो IAC विक्रांत रिलेटेड टू क्या है। तो अब देखिए कि हमारे यहाँ जनरली क्या है कि हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट सबमरीन वगैरह का जो है सो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अभी उतना नहीं है। रिसेंटली जो कोचिंग शिप यार्ड ने जो है सो इंडियन नेवी के साथ मिल करके
करके एक शिप को डिजाइन किया और डेवलप किया है, जिसका अभी ट्रायल शुरू हो गया है। इसको नाम दिया गया है IAC विक्रांत, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सो अपने यहाँ ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जिसका नाम जो है सो विक्रांत है। क्या नाम है? विक्रांत है। तो अब ये क्या है कि जनरली एयरक्राफ्ट में आप देखिएगा कि ये जो है सो बड़े बड़े जो है सो पानी के जो जहाज चलने वाले होते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसमें क्या जो है सो उसमें क्या होता है, ये शिप रहते हैं, यहाँ पे जो है सो इनका जो है सो एक हवाई पट्टी बनाई जाती है, जहाँ पे जहाज यहाँ से जो है सो उड़ता है और फिर जो है सो यहाँ लैंड करता है। तो जब लैंड करता है तो या उड़ता है तो यहाँ पे एक पट्टी लगा दी जाती है, ताकि जब यहाँ से उसका जो एयर का जो हवा का जो नोजल आएगा तो यहाँ पे टकराएगा और उसको वेलोसिटी देगा, और जब रिटर्न होता है तो यहाँ पे जो है सो ऐसा हुक फंसा दिया जाता है कि वो जो है सो ज़्यादा आगे नहीं जाए और रो हो जाए। तो अभी हमारे यहाँ इसको डेवलप किया गया है। तो ये इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब यहाँ से जहाज उड़ सकता है और लैंड कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द क्विल फार्मिंग। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्विल जो है सो एक प्रजाति है, स्पीसीज है जो बर्ड्स की प्रजाति है, ठीक है, और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह जापान में पाई जाती है, ठीक है, इंडिया में भी है यह, ठीक है। तो अभी उड़ीसा में जो है सो आपके ईस्टर्न उड़ीसा में कुछ लोग जो है सो अभी इसको पालना शुरू कर दिए हैं। इसका क्या है कि इसका मीट और जो है सो इसका एग जो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, और यह जो पोल्ट्री फार्मिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल यह फार्मिंग है। कौन सा? क्विल की फार्मिंग, ठीक है। तो यह एक बर्ड की स्पीसीज है, रिलेटेड टू जापान, बिलोंग टू द फीजेंट फैमिली के रिलेट करता है। इट इज मोर प्रॉफिटेबल फार्मिंग देन द पोल्ट्री फार्मिंग। इट इज लेस न्यूट्रिशियस एग देन मीट। तो देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए चौथा स्टेटमेंट है, चौथा को छोड़ दीजिए आप। तो 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है सो देसाई वैली रिजर्व फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन द टू स्टेट। अभी देखिए रिसेंटली जो है सो आसाम और नागालैंड के बीच में जो है सो, जैसे आसाम और मिजोरम के बीच में रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो उस चीज को देखते हुए आसाम और नागालैंड ने आपस में एक बढ़िया सा एग्रीमेंट साइन किए हैं कि हम जो है सो और अपने फोर्स को जो है सो साइमल्टेनियसली अपने जगह से विड्रॉ करा लिए। अब का ये जो है सो आसाम है और ये जो है सो नागालैंड है। तो यहाँ पे जो है सो ये वाले एरिया से जो है अपने फोर्स को दोनों लोगों ने विड्रॉ करा लिया, ठीक है। तो यही जो है सो ये आसाम और जो है सो नागालैंड के बीच में देसाई वैली रिजर्व फॉरेस्ट है। ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में डालना पड़ा। विच ऑफ द करेक्ट अबाउट द पोर्तुगीज के बारे में इसमें कौन सा करेक्ट है? बोलते हैं कि स्टेट ऑफ द पोर्तुगीज इज कॉल्ड द वेदोर द फेजेंडा, ठीक है। पोर्तुगीज जो स्टेट था, चाहे ईस्टर्न सेक्टर चाहे वेस्टर्न सेक्टर इंडिया में, इंडिया आपका ये जो है सो यहाँ पे ये गोवा से लेकर के और इधर कलकत्ता तक ये लोग अपना जो पोर्ट बनाए थे जहाँ व्यापार करते थे, तो उनको जो है सो वेदोर द फेजेंडा कहा गया। दे आर लिव इन द गोवा लाइक ए जमींदार एंड बोलता है कि स्टार्ट मैरिज विथ लोकल्स। तो अब यहाँ पे जब ये गोवा में जब कैप्चर किए बीजापुर सप्ताह से लेकर के जब यहाँ रहने लगे, तो अपना जो है सो बढ़िया जो है सो वहाँ पे जो है सो कारीगर को बसाए, जो आर्टिजन्स हैं उनको कारीगर को बसाए, वहाँ पे जैसो कनाल बनाए सिंचाई के लिए, वहाँ पे खेती करने लगे और जो है सो वहाँ के लोकल लड़कियों से वो लोग शादी करने लगे, ठीक है। तो ये उनका था। और ये लोग पहले जो है सो मुस्लिमों को मारते थे, बाद में हिंदुओं को भी मारने लगे। इनके अंदर एक जील था कि हमें क्रिश्चियन वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देना है। अकबर की तरफ भी ट्राई किए थे लेकिन हो नहीं पाया वो। तो वही चीज़ है कि स्टेट ऑफ द पोर्तुगीज इज कॉल्ड द वेदोर द फेजेंटा, बिल्कुल सही है। दे आर लिव इन गोवा लाइक अ जमींदार एंड स्टार्ट मैरिज विद द लोकल से, बिल्कुल सही है। दे वेयर प्रोसिक्यूट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, बिल्कुल सही है। दे वांट टू कन्वर्ट द अकबर इनटू द मुस्लिम। अब देखिए यह क्वेश्चन में अकबर तो खुद ही मुस्लिम था, अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है। तो आपको लगेगा कि हाँ कन्वर्जन तो कर रहे थे, ये नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन में कर रहे थे किस में कर रहे थे, तो इसलिए जो है सो ये ऑप्शन 4 को छोड़ दीजिए। तो 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही था, थैंक यू।